Hey guys, welcome back to Hindi explanation of Chinese historical drama The Journey of Flower episode 14। सीन शुरू वाचिंग और टंगबो से होता है जो डोंगफांग के लिए लेटर लिख रही होती हैं। वाचिंग टंगबो से पूछती है उसको पारदर्शी नज़रें तो मिल गई है पर वो उसका इस्तेमाल कैसे करेगी। टंगबो बताती है कि वो मिरर और पानी में पारदर्शी नज़रों का इस्तेमाल करके दूर की चीज़ों को भी देख सकती है। फिर वो दोनों मिरर के सामने बैठ जाते हैं। वाचिंगो अपनी पारदर्शी नज़रों का इस्तेमाल करती है पर उसे कुछ नहीं दिखता। टंगबो बोलती है तुम किसको सोच रही हो। वाचिंगो बोलती है डोंगफांग को। तब टंगबो बोलती है मेरे पिता भी बहुत दूर है, तुम एकदम से उन्हें कैसे देख लोगी, पहले तुम्हें अपने आसपास की चीज़ों को देखना चाहिए। वाचिंगो बोलती है तो हम पहले टीचर को ढूंढेंगे। वो पाइजुआ को मिरर में ढूंढने लगती है। जब उन्हें पाइजुआ मिलता है तो उस समय वो नहाने को जा रहा था। उसे एहसास होता है कि उसे कोई देख रहा है और वो पूछता है कौन है। वाचिंगो और टंगबो चिल्लाकर मिरर फेंक देती हैं। अगले दिन वाचिंगो बाइजुआ से माफ़ी मांगने आती है। बाइजुआ पूछता है क्या तुमने दोबारा मेरे फूलों को ख़राब कर दिया। वो बोलती है नहीं। फिर वो बोलती है मैंने जानबूझ के आपके बाथरूम में नहीं झाँका था, मैं तो बस अपनी पारदर्शी नज़रों का इस्तेमाल करना सीखना चाहती थी, मैं नहीं जानती थी आप उस समय नहा रहे थे। बाइजुआ ये सुनकर घबरा जाता है। वाचिंगो बोलती है मैंने कुछ नहीं देखा सिवाय आपके पैक के। बाइजुआ बोलता है भूल जाओ ये सारी बातें, पारदर्शी नज़रों का इस्तेमाल करने के लिए बहुत कंट्रोल की ज़रूरत होती है, तुम्हारी गलती नहीं है, पर अगली बार से सावधान रहना। उसके बाद बाइजुआ वाचिंगो के बनाए हुए खिलौनों को देख रहा होता है और बोलता है तभी मैंने सोचा कि किसने चैंग लियू की सुरक्षा कवच तोड़ने की हिम्मत की, पर वो लिटिल बोन्स थी। मैंने उसे अपनी कुछ पावर ट्रांसफ़र की थी इसलिए मुझे पता नहीं चला होगा। अगले सीन में टंगबो वाचिंगो के पास आकर पूछती है वो क्या कर रही है। वाचिंगो बोलती है मैं टीचर की ड्राइंग बना रही हूँ। टंगबो उस पेंटिंग को देखती है और बोलती है ये ऑनरेबल सुपीरियर बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। वाचिंगो बोलती है बिल्कुल लग रहे हैं, इसके अलावा दुनिया में कौन सी पेंटिंग मेरे टीचर की अपीयरेंस इतने अच्छे से मैच कर सकती है। टंगबो कहती है पूरे चैंगलियो में 3 ऑनरेबल सुपीरियर्स की पेंटिंग डिमांड में है, तो क्यों ना हम इसे बेच के खूब सारा पैसा कमाए। वाचिंगो बोलती है कैसी बातें कर रही हो, मैं टीचर की पेंटिंग ऐसे ही थोड़ी ना दे दूंगी, मैं तो इसे हमेशा संभाल के रखूंगी। तब टंगबो कहती है मैं भी सीई की पेंटिंग बनाऊंगी। आगे बाइजुआ उसे मार्शल आर्ट सिखाता है। वाचिंगो भी अपने टीचर का ख्याल अच्छे से रखती है और ऐसे ही समय बीतता जाता है। फिर 3 ऑनरेबल सुपीरियर्स डिसाइड करते हैं कि नए डिसाइपल्स को एक्सपीरियंस के लिए इंसानी दुनिया में भेजने का वक्त आ गया है। वो सारे डिसाइपल्स को ले जाने की जिम्मेदारी सीई को देते हैं। बाइजुआ बोलता है इन्हीं डिसाइपल्स में से ही कोई 7 मर्डर फ्रैक्शन का जासूस है, मैं उसे ढूंढने की जिम्मेदारी तुम्हें देता हूँ। बाद में बाइजुआ वाचिंगो से कहता है ट्रिप के दौरान तुम सीई की सारी बातें मानना और यहाँ वहाँ उछल कूद मत मचाना। वो उसे इमरजेंसी के लिए कुछ दवाइयाँ भी देता है। वाचिंगो बोलती है टीचर जब मैं यहाँ नहीं रहूँगी तब आप अपना ख्याल अच्छे से रखना। वो ये भी बोलती है मैंने आपके लिए एक गिफ्ट तैयार रखा है, कल सुबह आपको पता चल जाएगा। अगली सुबह बाइजुआ जब गार्डन में आता है तो देखता है वाचिंगो ने कई सारे पीच ब्लॉसम के पेड़ लगाए हुए थे। अगले सीन में कस्टोडियन ऑफ लॉ गुस्सा होते हैं क्योंकि उन्हें कुछ करने को नहीं था और होली रूलर ने उन्हें 7 मर्डर फ्रैक्शन में नज़रबंद करके रखा था। यी टियन उन्हें ग्रेट डेजोलेट एनर्जी खोलने का ख्याल ना छोड़ने को बोलते हैं। कस्टोडियन ऑफ लॉ बोलते हैं चाहता तो मैं भी यही हूँ, पर डीटी डिवाइसेस कलेक्ट करना आसान काम नहीं है। तब यी टियन उन्हें एक आइडिया बताता है। अगले सीन में सी सभी डिसाइपल्स को लेकर इंसानी दुनिया में आता है। वो उन्हें इंस्ट्रक्शन देता है पहला, केवल 7 मर्डर फ्रैक्शन से सामना होने के अलावा तुम कभी भी अपने जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। दूसरा, कोई आपस में लड़ाई नहीं करेगा और तीसरा, कोई भी अकेले कहीं भी नहीं जाएगा, बाथरूम जाने के लिए भी 2 इंसान साथ में होने चाहिए। उसके बाद सब सू राज्य के प्रवेश द्वार पर आते हैं। जनरल ली के हाथ में वाचिंगो की फ़ोटो होती है और वो उन सबको गिरफ्तार करने को बोलते हैं। तब वाचिंगो बोलती है मैंग हमारा दोस्त है, हमें उनसे मिलने दीजिए। जनरल कहते हैं तुम्हारा एम्परर का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई, वैसे भी यहाँ डेली हजारों लोग आकर अपने आप को उनका दोस्त बताते हैं। फिर दोनों तरफ से तलवारें निकल जाती है। सीई उन्हें लड़ने से मना करता है पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। तब वाचिंगो अपनी तलवार की नोक जनरल के गले में रखकर सबको रुक जाने को बोलती है और कहती है हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है।
जनरल कहते हैं रुको मत, अगर इन्होंने हमला किया तो इन्हें मार डालो। तभी वहाँ डोंगफांग आ जाता है और बोलता है जनरल ली, मेरे दोस्तों का ख्याल रखने के लिए आपका धन्यवाद। वो हुआचिंगो को अपने ताबीज़ सबको दिखाने को बोलता है। उसका ताबीज़ को देखकर सारे सैनिक उसके आगे सर झुका देते हैं और बोलते हैं इस सील को देखना यानी खुद एम्परर को देखने जैसा है, और फिर वो उन्हें अंदर जाने देते हैं। डोंगफांग उन्हें अपने साथ अपने घर लेकर आता है। एक कमरे में आने के बाद नीमेंटियन बोलती है डोंगफांग तुम तो एक स्कॉलर हो, फिर इस रूम की डेकोरेशन इतनी चमक धमक वाली क्यों है? डोंगफांग कहता है क्योंकि ये कमरा मेरे फीमेल मास्टर के लिए रिजर्व्ड है। नीमेंटियन कहती है तो क्या हम ज़मीन में सोएंगे? डोंगफांग कहता है उसने सबके लिए गेस्ट रूम तैयार करके रखे हुए हैं। सी कहता है हम यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए हैं, इसलिए हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। डोंगफांग कहता है आप एम्परर के दोस्त हैं और आपका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। अगले सीन में मैंग जनरल ली को डांट रहा होता है और बोलता है वो फोटो मैंने उन्हें यहाँ इनवाइट करने को दी थी, ना कि उन्हें बंदी बनवाने को। तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? फिर डोंगफांग वहाँ आता है और बोलता है वो सब ठीक है और मेरे घर में सेटल हो गए हैं। मैंग कहता है वो तुम्हारे घर में क्या कर रहे हैं? मैं अभी तुम्हारे साथ चलकर सबको यहाँ लेकर आता हूँ। अगले सीन में बाइजुआ से मिले जीजुन आती है और अपना बनाया हुआ नया सेंट बाइजुआ को ट्राई करने को बोलती है। तभी वहाँ शैंग आता है और बोलता है सेंट तो बहुत अच्छा है, पर इसका नाम इतना दुख भरा क्यों है? क्या तुम मेरे सीनियर ब्रदर का मजाक उड़ाना चाहती हो? फिर वो बोलता है बात को दिल पे मत लेना, वैसे भी मेरी बकवास करने के लिए ज़्यादा समय नहीं रहा है, क्योंकि 7 मर्डर फ्रैक्शन ने सभी सेक्ट वालों को चुनौती का लेटर भिजवाया है। अगली सीन में मोयान बोलता है इनकी हिम्मत कैसी हुई चैंग लियो में चुनौती का लेटर भिजवाने की, और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि अगर हमने डीटी डिवाइसेस नहीं सौंपा तो वो हमारे सेक्ट को बर्बाद कर देंगे। बाइजुआ ऑर्डर देता है कि चैंग लियो के सारे डिसाइपल अलग अलग सेक्ट में जाकर उनकी लड़ाई में उनका साथ देंगे। आगे मैंग डोंगफांग के घर आता है और बोलता है कोई ऐसी जगह कैसे रह सकता है? वाचिंगो तुम मेरे साथ महल चलो, वहाँ के कमरे बड़े और अच्छे हैं और मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली एक रूम प्रिपेयर करवाया है। वो डोंगफांग के पास आकर उसे महल चलने को कन्विंस करने के लिए बोलता है। डोंगफांग कहता है महल यहाँ से बेशक अच्छा है, पर अगर वो छुट्टियाँ मनाने आते तो महल परफेक्ट होता, लेकिन वो ट्रेनिंग के लिए आए हैं तो महल रुकना सही नहीं होगा। मैंग बोलता है तभी तो तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी होगी जब तुम अपनी इच्छाओं पर काबू पाओगे, और इस ट्रेनिंग के लिए सबसे अच्छी जगह महल है जहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। इसी बात पे वहाँ बहस छिड़ जाती है कि कौन कहाँ रुकेगा। वाचिंगो बोलती है तो हम ऐसा करते हैं कि एक एक रात दोनों जगह बिताएंगे। अब उनकी बहस इस बात पे छिड़ जाती है कि वो पहली रात कहाँ बिताएंगे। फिर वो वोटिंग करना शुरू कर देते हैं, पर तभी सी बोलता है मैंने डिसाइड कर लिया है कि हम शहर के बाहर कैंप लगवाएंगे। फिर उनके कैंप के बाहर बहुत सारे सैनिक तैनात हो जाते हैं क्योंकि एम्परर और ग्रैंड स्कॉलर दोनों वही रात बिताने वाले थे। सी ये देखकर सोचता है ऐसे में उनकी ट्रेनिंग कैसे हो पाएगी। वो मैंग के पास आकर उन दोनों को वापस चले जाने को बोलता है। मैंग बोलता है वो वहीं रात बिताना चाहता है, पर सी बोलता है तुम लोग बहुत ज़्यादा अटेंशन खींच रहे हो। अब तुम एक देश के राजा हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम चैंग लियो के डिसाइपल नहीं हो। क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? मैंग वहाँ से जाने लगता है, तब वो डोंगफांग से पूछता है तुम नहीं आ रहे हो? डोंगफांग बोलता है आप पहले जाइए, मैं थोड़ी देर में आ जाता हूँ। मैंग बोलता है बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारे साथ कंट्री के इम्पोर्टेंट मैटर्स डिस्कस करने हैं, और वो उसे अपने साथ खींच कर ले जाता है। वहाँ से बाहर आने के बाद डोंगफांग बोलता है आप क्या डिस्कस करना चाहते थे? मैंग कहता है तुम अभी भी पूछने की हिम्मत रखते हो? तुम्हारी वजह से सीनियर ब्रदर सी ने मुझे वहाँ से निकाल दिया। डोंगफांग कहता है तो इसमें कंट्री का इम्पोर्टेंट मैटर क्या है? मैंग कहता है देश के लिए एक एम्प्रेस ढूंढना इम्पोर्टेंट मैटर नहीं है। मैं हुआचिंगो को सू राज्य की महारानी बनाना चाहता हूँ और तुम इसके बीच में इंटरफेयर कर रहे हो। डोंगफांग कहता है पर हुआचिंगो तो मेरी फियांसे है। मैंग कहता है तो ठीक है, मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि हुआचिंगो के दिल में केवल मैं हूँ। आज से तुम मेरी आइडेंटिटी भूल जाओ। क्या तुम मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखते हो? डोंगफांग कहता है ठीक है, मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। और यहीं पे एपिसोड 14 ख़त्म हो जाता है।